हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम जो है नई यूनिट शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। अब देखिए सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, मतलब ये एक भौतिक अवस्था होती है। सॉलिड स्टेट फिजिकल स्टेट होती है। तो अगर हम कंपेयर करें गैस, लिक्विड और सॉलिड को, तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, एक साइज होता है। जैसे मान लीजिए शेप का मतलब आकार, जैसे ये मार्कर है तो इसका शेप है। लेकिन अगर मान लीजिए लिक्विड है, जैसे पानी है, उसका कोई शेप नहीं होता। उसको जिस भी वेसल में आप डालेंगे वो उसमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, डेंसिटी हाई होती है, और जो पार्टिकल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती है, और जो इंटर एटॉमिक फोर्स है या इंटर पार्टिकल फोर्स है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा पार्टिकल अपनी जगह से मूवमेंट शो नहीं कर सकते। जैसे गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल मूवमेंट शो कर सकते हैं, वैसे ही जो सॉलिड स्टेट है उसमें पार्टिकल मूवमेंट शो नहीं कर सकते। हाँ, वो ऑसिलेट जरूर कर सकते हैं, वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो कंपन कर सकते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद जो बेसिक हमारे दिमाग में प्रॉपर्टीज आती है सॉलिड की, वो एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी आती है। सॉलिड जो होते हैं उसको हमने दो कैटेगरी डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे, उसकी ज्योमेट्री के बेस पे, उसके अरेंजमेंट के बेस पे। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड को यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। और इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट या ज्योमेट्री, या इसको हम सिमेट्री कुछ भी कह सकते हैं। तो उस बेसिस पर हमने इसको दो में डिवाइड करा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एक्चुअल में ट्रू सॉलिड होते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है ट्रू सॉलिड। और एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं, वो सूडो सॉलिड होते हैं। और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम कहते हैं, मतलब छदम ठोस है। सूडो का मतलब हिंदी में क्या होता है, छदम। अब देखिए यहाँ पर एमॉर्फस का जो मीनिंग है, ग्रीक वर्ड है एमॉर्फस का मीनिंग है नो फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है, जिसकी फॉर्म का मतलब जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पैटर्न नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं दोनों में डिफरेंस करने के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसलिए शॉर्ट में देख लेते हैं। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो डेफिनेट शेप, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, तो डेफिनेट शेप होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देखिए ये एक अच्छा पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप नॉर्मली जैसे आपसे कोई पूछा आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप क्या कहोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब एक फिक्स वैल्यू है, तभी तो आपने कहा है, मतलब कोई वैल्यू फिक्स थी जब तो आपने कहा कि इसका 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। या और भी कोई एलिमेंट्स है या कंपाउंड है, वहां पर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट बता देते हो। अगर आप फिक्स वैल्यू बता देते हो इसका अंदर उसको कोई मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे कोई पूछे प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की कोई कुर्सी है, प्लास्टिक की बोतल है, उसको जब आप गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है। अब देखिए अगर आप आइस को गर्म कर रहे हैं तो आइस जब तक ठोस है वो ठोस ही है, हार्ड है, लेकिन जब वो मेल्ट होगी तो वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हार्ड है आइस और उसके बाद धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो रही है उसके बाद जाके लिक्विड में कन्वर्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप प्लास्टिक को गर्म करोगे, या एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लास, इनको जब आप गर्म करते हो तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये सॉलिड से एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, सॉफ्ट होने लग जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद फिर ये फ्लो करना शुरू करते हैं, मतलब कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेजुअली सॉफ्टन। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मान लीजिए अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो हार्ड है, और जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पे आप उसको गर्म करोगे तो वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है फिर लिक्विड में, ऐसा नहीं होता। तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब आपकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है वो फिक्स होती है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जो उसको मेल्ट करने के लिए एक मोल को जो हीट चाहिए उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं। उसको पिघलाने के लिए एक मोल सब्सटेंस को पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम क्या कह रहे हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद एनआइसोट्रॉपिक। तो देखिए ये एक टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, एनआइसोट्रॉपिक। तो एनआइसोट्रॉपिक, देखिए आइसो का मतलब होता है सेम और एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और वो सारे डायरेक्शन में सेम है, जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से डायरेक्शन से चेक कर रहा हूँ, यहाँ से चेक कर रहा हूँ, यहाँ से चेक कर रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन से चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई चेंज अगर नहीं आता, जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड है,
अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की डायरेक्शन यहाँ से चेक कर रहा हूँ, या यहाँ से चेक कर रहा हूँ, या यहाँ से चेक कर रहा हूँ, या कैसे भी चेक कर रहा हूँ, अगर सेम आ रही है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। क्या होगा? एमॉर्फस। और अगर डिफरेंट आ रही है तो वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए यहां पर सारी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करती। जैसे एनाइसोट्रॉपिक की अगर हम बात करें, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाएगी? चेंज। अब यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी जो है वो ये एनाइसोट्रॉपी शो नहीं करती, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक आध एग्जाम्पल की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जो हो सकता है वो डायरेक्शन के साथ वेरी कर सकता है। किस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, ये डायरेक्शन के साथ वेरी कर सकता है। तो इसके मतलब लिमिटेड कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो डायरेक्शन के साथ वेरी कर सकती है। तो अगर वेरी कर रही हैं तो वो आपके एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड कहलाते हैं, और प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, फिनोमिना को कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। और अगर वेरी नहीं कर रही है, सेम है, तो उसको कहते हैं आइसोट्रॉपी, और सॉलिड को कहते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो एमॉर्फस जो सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपिक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल की अगर हम बात करें, अभी आगे आएगा, ग्रेफाइट आपने सबने देखा होगा, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लेयर लाइक होती है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है? हेक्सागोनल लेयर लाइक। तो आपने सबने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब जो चालक होता है, अच्छा चालक होता है। किसका? विद्युत का सुचालक होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर लाइक होती है। तो जैसे मैंने कहा ये एक लेयर है ग्रेफाइट की, और दूसरी लेयर यहाँ है, तीसरी लेयर यहाँ, ऐसे मतलब लेयर के ऊपर लेयर है। तो जो एक्चुअल बॉन्डिंग है वो लेयर के अंदर चल रही है, दूसरी लेयर वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी रहती है। दूसरी लेयर की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी लेयर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वंडरवॉल फोर्स है, तो इसलिए वो स्लाइड हो जाती है। एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या होती है? स्लिप हो जाती है, वो लुब्रिकेंट का काम करती है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम बात करते हैं गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो लेयर के अंदर चलती है। इलेक्ट्रिसिटी एक लेयर से दूसरी लेयर पे नहीं जाती, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की डायरेक्शन है वो लेयर के अंदर ही चल रही है। मतलब इसकी लेयर की इलेक्ट्रिसिटी इस लेयर में चल रही है, इस लेयर की इस लेयर में चल रही है, और इस लेयर की इस लेयर में चल रही है, लेकिन इस लेयर से इस लेयर में नहीं जाती। तो कहने का मतलब ये कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे डिपेंड करिए? डायरेक्शन पे डिपेंड करिए। इसका मतलब ग्रेफाइट जो है वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब एनाइसोट्रॉपी शो कर रहा है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, ठीक है। इसके बाद ट्रू सॉलिड मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, और एमॉर्फस को हम सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई है, लेकिन अच्छा कंसेप्ट है, पूछा जा सकता है। क्योंकि कोई पूछ ले भाई सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जाम्पल होगा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड को ही कहते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ग्लास और प्लास्टिक है। रबर भी आप कह सकते हो, रबर भी एक एग्जांपल है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे हिसाब से ग्लास है एक नंबर पे, सेकंड नंबर पर प्लास्टिक, रबर भी आप कह सकते हो, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये आपके हो गया। उसके बाद बात करें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो यहाँ पर हमने क्या करा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की खासियत क्या है कि उसमें एक पैटर्न होता है, उसकी ज्योमेट्री का, उसके स्ट्रक्चर का पैटर्न होता है। जैसे हम लास्ट में जब सॉलिड स्टेट के एंड में जाएंगे तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे NaCl की फिक्स स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट की फिक्स, जैसे अभी मैंने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करी तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है, तभी तो मैंने कहा कि इसकी हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। या डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके स्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेकिन आप एमॉर्फस सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकते क्योंकि कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जो व्यवस्था होती है स्ट्रक्चर की वो लॉन्ग रेंज होती है। मतलब एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो वो बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, पूरा एक लैटिस जाल बन जाता है, लैटिस बन जाता है पूरा एक, ठीक है। उसके बाद बात करें सिमेट्री की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है सिमेट्री होती है। बेसिकली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्यूब के लिए पूछा जाता है, घन के लिए, कि भाई क्यूब में कौन कौन सी सिमेट्री होती है, कितनी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिमेट्री मतलब उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली एग्जाम में आपके क्यूब के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर एमॉर्फस की बात करें तो यहाँ पर सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया, शॉर्ट रेंज और ऑर्डर, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज पे ऑर्डर हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है, अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज में नहीं होता। उसके बाद डू नॉट हैव एनी सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो इरेगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ग्रेजुअली सॉफ्ट, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। डू नॉट हैव एनी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, तो जब मेल्टिंग पॉइंट ही फिक्स नहीं है तो हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होगा। आइसोट्रॉपिक होता है, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और था कि इसको अगर आप
कट करोगे शार्प एज वाले किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पर क्या है, या नाइफ से कट करोगे तो ये स्मूथ सरफेस के साथ कट होगा, जबकि ये स्मूथ सरफेस के साथ कट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पर अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए, तो मेरे हिसाब से एक तो आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक पे पूछा जा सकता है, या सुपर कूल्ड लिक्विड पे पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक क्लासिफिकेशन हमने ज्योमेट्री के बेसिस पे किया था, जिसमें हमने डिवाइड करे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफॉस सॉलिड। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज है और किस बेसिस पर इसको हमने क्लासिफाई करा, क्या क्या डिफरेंस है, वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब देखिए, सबसे अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से सॉलिड है। आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये 4 तरह के दे रखे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कौन से पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बन रहा है। तो यहां पर आपके दे रखे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो देखिए, आयनिक सॉलिड की खासियत ये होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी अगर मॉलिक्यूल हो या कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक है, तो कोवलेंट और आयनिक की खासियत ये होती है कि कोवलेंट में आपके पार्शियल चार्ज हो सकता है लेकिन कंप्लीट चार्ज नहीं होता, जबकि आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरा चार्ज होगा, प्लस और माइनस। जैसे एग्जांपल NaCl की बात करें तो Na+ एग्जिस्ट करता है और Cl- एग्जिस्ट करता है, जबकि HCl की अगर आप बात करोगे तो वहाँ H+ और Cl- एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहाँ पर H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो आयनिक सॉलिड का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करते हैं, और सॉलिड है तो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पूरा लैटिस स्ट्रक्चर होता है। कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो न्यूट्रल एटम, यहाँ पर आयन है, यहाँ न्यूट्रल एटम है। कोवलेंट सॉलिड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर न्यूट्रल एटम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। मेटेलिक सॉलिड, अब देखिए मेटेलिक सॉलिड में क्या है, पॉजिटिव आयन तो है लेकिन नेगेटिव आयन नहीं है। नेगेटिव आयन की जगह क्या है, पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, वो पूरे फ्री रोटेट करते हैं, तो वो एक तरह से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम उसको। तो पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स मेनली जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। रेयर केस में एटम भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर आर्गन। तो नोबल गैस के केस में एटम भी हो सकते हैं, मेनली जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, दोनों मेंशन कर रखा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, बाइंडिंग फोर्स, कि भाई कौन सी फोर्स जो है उसको मेंटेन कर रही है सॉलिड स्टेट को, तो यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसको आप आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स का नाम है, और बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हम उसको आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। और आयनिक बॉन्ड का एक ऑल्टरनेट नेम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, वहां पर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। कोवलेंट सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स है वो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो वहाँ पर क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। दो चीज़ आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल तो अलग अलग चीज़ हो गई। भाई ऑर्बिटल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। दोनों का लैंग्वेज अलग है, मीनिंग एक ही है। तो ये आपके हो गया शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट सॉलिड की बात होगी। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है। उसके बाद वहां दे रहेगा वीक पोलर फोर्सेज और वंडरवॉल फोर्सेज, मतलब यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में कोई एक्चुअल फोर्स ही नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो फिर भी फोर्स लग रहे हैं, वहां पर क्या है, वीक पोलर फोर्सेस, बहुत ही वीक फोर्सेस लग रहे हैं, और एक्चुअल में उसको हम क्या कहते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। क्या कहते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस। अब देखिए थर्ड पॉइंट दे रखा है हार्डनेस, कठोरता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड की तो हार्ड एंड ब्रिटल। तो देखिए हार्ड तो है ये, साथ में ब्रिटल भी है। ब्रिटल को हिंदी में कहते हैं भंगुर, भंगुर का मतलब जो बिखर जाए एकदम से। इसके बाद कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो वेरी हार्ड। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, जब हम बॉन्ड के कंपैरिजन की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, तो वहां पर हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो सब कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का कंपैरिजन
और कोवलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड के कंपैरिजन में अंतर है। इस चीज को दिमाग में रखना कि एक तो हम केवल सॉलिड को कंपेयर कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड को और कोवलेंट सॉलिड को, और एक हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात करूँ तो वहाँ पर जो है कई सारे गैसेस भी हैं और बहुत ज़्यादा वो गैस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में रेयर होते हैं, जबकि आयनिक जितने भी हैं वो सारे हार्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो ये हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर मैं एल्कली मेटल की बात करूँ, जैसे सोडियम की बात करूँ, तो सॉफ्ट होता है, नाइफ से आप उसको काट सकते हो। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वेरी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के लिए मेनली हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेनली लिक्विड के लिए होता है, लेकिन दोनों को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। कोवलेंट सॉलिड की बात करें तो ये वेरी हाई है। उसके बाद हाई और लो, क्योंकि हमने देखा मरकरी क्या है, लिक्विड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। जबकि दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, जैसे टंगस्टन होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में पहले जो आता था पुराने टाइम में, आजकल भी आते हैं, तो वहाँ पर वो फिलामेंट जो होता था वो टंगस्टन का होता था, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी हाई होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो लो होता है। अब इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, देखिए अभी तक ऐसा कुछ खास क्वेश्चन टाइप आया नहीं है कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बैड कंडक्टर होते हैं। हाँ, ध्यान रखना, अगर आयनिक सॉलिड की बात करें तो जो एक्चुअल फॉर्म है, अगर कोई सिंपल बिना कंडीशन देके पूछे तो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन कंडीशन अगर दे रखी है, कंडीशन क्या है, फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट को हम मॉल्टन स्टेट भी कहते हैं। समझ आई बात, दोनों एक ही बात है, फ्यूज्ड स्टेट कहो या मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब जब आपने इसको गर्म करके पिघला दिया है उस अवस्था में, या फिर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं कि NaCl ठोस है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर आपने उसको मेल्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, या आपने उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो ये आपको कंडीशन क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या बिना कंडीशन के पूछ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें बैड कंडक्टर विद फ्यू एक्सेप्शन, मतलब मेनली सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ अपवाद है। आप देखिए केमिस्ट्री में अपवाद ना हो तो केमिस्ट्री का मजा ही नहीं क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्वेश्चन ऐसा आता है निम्न में से विद्युत का सुचालक होगा, तो वहां पर 3 ऑप्शन कुछ भी होते हैं और चौथा ऑप्शन होता है ग्रेफाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन से मेटल की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, कौन विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। देखिए जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, ये सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो आप मुझे बताओ इसका कमेंट करके कि भाई इसकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कौन से मेटल की होती है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो बैड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देखिए अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल है, तो जब वो उसकी प्योर फॉर्म में है, कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि वो अलग चीज़ है, वो लिक्विड या गैस फॉर्म में है, तो वहाँ पर हम ध्यान रखें तो HCl और HBr प्योर फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके बाद अब जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो देखिए अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक तो क्वेश्चन बनता है ग्रेफाइट पे, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आयनिक सॉलिड को प्रॉब्लम ही नहीं है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनता है कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल पर। कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्वार्ट्स जो है SiO2 फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्वार्ट्ज जो है वो कोवलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है तो आप क्या कहोगे, SiO2। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वार्ट्ज कौन से टाइप का सॉलिड है तो आप क्या कहोगे, कोवलेंट सॉलिड। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्वार्ट्ज में कौन से टाइप का बॉन्ड है तो आप सोचोगे कौन से टाइप का बॉन्ड है। भाई जब सॉलिड कोवलेंट सॉलिड है तो बॉन्ड भी कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर एटम डिफरेंट है तो आप कह सकते हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कह सकते हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको सीधे सीधे पूछेगा कार्बोरंडम जो है उसका फॉर्मूला क्या है,
तो आप कहोगे सिलिकॉन कार्बाइड। या वो पूछेगा कि SiC को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा कार्बोरंडम। ये एक तरह का कार्बाइड है। कार्बाइड का मतलब बाइनरी कंपाउंड होते हैं, मतलब दो एलिमेंट होते हैं जिसमें एक कार्बन होता है, और कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दूसरे के कंपैरिजन में लगभग बराबर है या उससे ज्यादा है तो उसको हम कार्बाइड की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपके हार्डेस्ट कार्बाइड होता है। कार्बोरंडम कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कार्बोरंडम पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रेफाइट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और डायमंड ग्रेफाइट तो हम इसको अलग से और डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वार्ट्ज पे पूछा जा चुका है कि क्वार्ट्ज कौन से टाइप का सॉलिड है और इसमें कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्वार्ट्ज जो है SiO2 है, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या तो कोवलेंट बॉन्ड, और अगर ऑप्शन दे रखे हैं नॉन पोलर पोलर तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी मेटल है सारे आ जाएंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बने। इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड पे भी क्वेश्चन बनता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड CO2 को। अब आप ये मत कहना कि सर आपने तो CO2 लिख रखा है, सॉलिड तो लिख ही नहीं रखा। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, तो ड्राई आइस इसका नाम ऐसे पड़ा कि जैसे मान लीजिए हमको कोई चीज़ ठंडी करनी हो तो हम क्या लेके आएंगे, बर्फ लेके आएंगे, बर्फ को रखेंगे। जैसे मान लीजिए बुखार आ रहा है तो बर्फ या ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, तो बर्फ से क्या होता है कि ठंडक मिलती है, और वो बर्फ गर्मी लेके क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। लेकिन सॉलिड CO2 जो है उसके केस में क्या है कि जो CO2 है सॉलिड, वो हीट लेगी और वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगी, मतलब हीट भी ले ली और गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब ये पिघलने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, सीधे की सीधे क्या हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस सॉलिड CO2। एक क्वेश्चन और बनता है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब बाद में टॉपिक जब भी आएगा, जब देखी जाएगी, क्वेश्चन ऐसा आता है, निम्न में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है। अब ड्राई आइस जो है उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई सेंस नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। हालांकि टॉपिक दूसरे हैं, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होगा वो आपको कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में होगा। कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है कि एक के बाद एक बॉन्डिंग हो जाती है, वहां पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, और वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वीक फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल और उसके एग्जाम्पल मिक्स हो जाते हैं कई बार, ये मिक्स नहीं करने आपको। ड्राई आइस हो गया, आयोडीन हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आइस जो है बर्फ, वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक बर्फ का क्यूब है या सिल्ली कुछ भी कह दो, उसके ऊपर दूसरे बर्फ का क्यूब रख दिया, थोड़ी देर बाद वो चिपक जाते हैं, क्यों, आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ड्राई आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद P4 फॉस्फोरस जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सल्फर, ये भी कई बार पूछा गया है, सल्फर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसकी एटॉमिसिटी पूछते हैं कि भाई सल्फर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी का मतलब उसका एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। तो आयोडीन I2 है, फॉस्फोरस P4 है। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, 8। तो सल्फर जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है और कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। भाई सेम अगर आपको दिख रहा है एटम तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद आर्गन आप कह सकते हो सुक्रोज और ग्लूकोज, हालांकि इन पे ज्यादा नहीं पूछे गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ड्राई आइस और सल्फर, ये दो पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, ड्राई आइस और सल्फर पे। सल्फर की एटॉमिसिटी पूछते हैं और इनमें से पूछ लेते हैं कि भाई ये आयोडीन जो है कौन से टाइप का सॉलिड है, तो आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पर इस पूरे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, एक तो इसकी ग्रेफाइट पे कई बार क्वेश्चन आता है कि ये गुड कंडक्टर कौन सा है, आंसर आएगा ग्रेफाइट। इसके अलावा ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखवा है, ये और ये जो एग्जाम्पल है, इनमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। बाकी और आप देखोगे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स। अभी हमने बात करी थी कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वहां पर सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और जो एमॉर्फस होते हैं उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो सिमेट्री हम कह रहे हैं कि भाई इसमें सिमेट्री है और इसमें सिमेट्री नहीं है, तो वो किस बेसिस पर कह रहे हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर। तो जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर हम 3 तरह की बात कर रहे हैं। सिमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, देखिए सिमेट्री क्या होती है कि एक पॉइंट, एक लाइन या एक प्लेन को हम सिमेट्री एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिसके अराउंड हम सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो इन्वर्जन ऑफ सेंटर, या फिर हम एटम के इन्वर्जन की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं तो मिरर इमेज की बात करते हैं, और एक्सिस की बात करते हैं तो रोटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो सिमेट्री एलिमेंट होता है और एक सिमेट्री ऑपरेशन होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है, ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट है। ग्रुप थ्योरी जब हम पढ़ते हैं वहाँ बहुत डिटेल में आता है, लेकिन हमें ग्रुप थ्योरी पढ़नी नहीं है। तो आपको केवल ये इतना ध्यान रखना है कि सिमेट्री एलिमेंट जो होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पर बेसिकली
तीन तरह के दे रखे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इन सिमेट्री एलिमेंट पर क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन होता है। क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकती है, प्लेन हो सकता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट को बताता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तल को बताता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक लाइन को बताता है। तो ये आपके तीन तरह के हैं। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि आप उस जो भी आप ले रहे हो, हालांकि यहाँ पर क्रिस्टल की बात हो रही है, समझाने के लिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया, कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि आप एक ऐसा सेंटर इमेजिन करो, जैसे मान लीजिए इसका सेंटर मैंने ये इमेजिन करा, तो इस सेंटर पर जब मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एक साइड जो एनवायरनमेंट है उसके जस्ट अपोजिट साइड सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसके यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए नोटेशन हम आई ले लेते हैं, समझा रही बात। अब यहाँ पर अगर मैं एक आपको ऑर्बिटल का एग्जांपल दूं, पी ऑर्बिटल का, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट सेम नहीं है। हालांकि दोनों की स्ट्रक्चर सेम लग रही है, लेकिन एक साइड प्लस है तो एक साइड माइनस है, तो यहाँ पर आई प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं डी की बात करूँ तो डी में क्या होता है, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस। हालांकि सॉलिड स्टेट चल रहा है, आप सोचेंगे क्या पढ़ाने लगे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री का। तो प्लस के सामने प्लस है और माइनस के सामने माइनस, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें आई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब आई प्रेजेंट होता है तो इसको जीरेड कहते हैं, जी, और ये अनजीरेड है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप एक सेंटर इमेजिन करो तो उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कमरा है, क्यूब है, और मैं इसके सेंटर में खड़ा हूँ, तो अगर इस साइड मेरे दीवार है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर मुझे उस कॉर्नर पे एक एटम है या कॉर्नर है तो उसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट पे क्या होना चाहिए, सेम कॉर्नर या सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री का, कि अगर मैं एक, जैसे इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो जैसे मान लीजिए अगर मैं एक प्लेन की बात करूँ एक्स वाई की, तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मान रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट पर एक्स और वाई पर अगर कोई एटम है तो इसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट पर, अपोजिट कोऑर्डिनेट मतलब माइनस एक्स और माइनस वाई पर एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ये इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है कि अगर एक मैं सेंटर इमेजिन करूं और उस सेंटर से एक एटम के कोऑर्डिनेट प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो उसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट पर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पर सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब इसके बाद बात आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि एक इमेजिनरी प्लेन है और वो प्लेन लगाने के बाद जो दो पार्ट हैं वो आपस में मिरर इमेज हैं या नहीं, वो हमको चेक करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने कहा एक क्यूब है, ठीक है। हालांकि बोर्ड पे जो समझाऊंगा वो इतना आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको आप इमेजिन करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्यूब कमरे को इमेजिन करता, तो कमरे के इमेजिन करने तो हमने क्या देखा कि भाई ये सेंटर है इसके बीच में, तो हम क्या देखते कि जो अपोजिट कॉर्नर है वो उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम, मतलब ये है कि जैसे ये इधर एक एटम है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड इधर भी एक एटम है, तो सेंटर के हिसाब से चल रहा है। जैसे मान लीजिए इस कॉर्नर पे एक एटम है तो इस कॉर्नर पे एटम चल रहा है, इस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आठों कॉर्नर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। किसमें, क्यूब में। अभी हम आगे देखेंगे, देखिए क्यूब दे रखा है, क्यूब के सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने लिख रखे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्यूब में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर इस कॉर्नर पे एक एटम है तो इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे एक एटम है, अगर इस कॉर्नर पे एटम है तो जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे एक एटम है। तो आप ऐसे देखोगे, ऐसे टोटली 4 कॉर्नर आपस में आप क्या हो गए, 4 और 4 अपोजिट हो गए, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। अब यहाँ पर जो बात है वो ये, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी कुछ भी एग्जाम्पल पूछ ले कि भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 1 होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो 1 होगा, और अगर नहीं है तो 0 होगा। इससे ज़्यादा मत कर देना कि आप बोलो 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर या तो होगा ही नहीं और होगा तो 1 होगा। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को काट रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, तो वो आपके सिमेट्रिकल आ रही है या नहीं आ रही है। अब जैसे मान लीजिए सपोज कि ये डस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यूब नहीं है, लेकिन मैंने इसको इमेजिन करने के लिए ले लिया। अब जैसे ये मान लीजिए ऐसे, अब इसको अगर मैं ऐसे काटता हूँ
तो ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। अब मान लीजिए इसकी जगह बोर्ड ही ले लेते हैं। अब ये बोर्ड है, ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है। अब इसको अगर मैं यूं काटूं, ये इसको मैं अगर इमेजिन करूं कि ये प्लेन है, तो इस साइड का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं काटूं तो भी क्या होगा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्लेन इमेजिन कर रहे हो और प्लेन लगाने के बाद जो इमेज आ रही है वो मिरर इमेज है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए कमरा ही है, क्यूब मान लीजिए, जो आप डाइस खेलते हो, जैसे लूडो में डाइस आपने देखा होगा, आजकल तो मोबाइल पे आने लगे, पहले तो डाइस आता था। उसकी अगर आप बात करोगे तो जैसे आपने डाइस लिया, तो अब आप उसको अगर काटोगे तो ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो और ऐसे काट सकते हो। तीनों साइड से क्या होगा, वो आपके प्लेन लगेगा। जैसे मान लीजिए डाइस है, ये बोर्ड ही है मान लीजिए, तो ये क्या एक फेस दिख रही है इसकी, पीछे भी है, तो इसमें आपने देखा यूं भी प्लेन लग गया और यूं भी प्लेन लग गया। तो यहाँ पर अगर आपके डाइस होगा तो यूं भी प्लेन लग जाएगा, यूं भी प्लेन लग जाएगा और यूं भी प्लेन लग जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 तरह के प्लेन हो गए और इस प्लेन को हम कह रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्लेन लगा रहे हो और प्लेन लगाने के बाद आपके, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्लेन लगाया यहाँ से, तो ये आपके क्या होगा, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले रखा है, बॉडी ले रखी है, क्रिस्टल कुछ भी ले रखा है, मॉलिक्यूल ले रखा है और आपने ये इमेजिन करा। अब एक्सिस आप कहीं से भी इमेजिन कर सकते हो, ये आपने एक्सिस इमेजिन करी, तो अब जब आप ये एक्सिस इमेजिन करो तो इस एक्सिस से आपको उसको रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। और अगर रोटेट करने के बाद सिमिलर आपको मिल गई स्ट्रक्चर, तो आपके क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखिए क्रिस्टल थोड़ा इमेजिन करने में टिपिकल लगेगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा BF3 मॉलिक्यूल है, क्या है, BF3 मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल इस बोर्ड के प्लेन में है और मैंने कहा कि ये एक्सिस है, क्या है, ये एक्सिस है। अब जब आप इसको रोटेट करोगे, तो मैंने इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2 और इसको दिया 3 और मैं इसको रोटेट किया 120 डिग्री से। तो जब आप इसको 120 डिग्री से रोटेट करोगे, यहाँ बना देता हूँ F, B, F और F, ये हो गया। अब रोटेट आपने करा 120 डिग्री से, कितने डिग्री से, 120 डिग्री से। 120 डिग्री से जब आपने रोटेट करा तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। मतलब आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिल गई। देखिए एक शब्द होता है सिमिलर और एक होता है आइडेंटिकल। सिमिलर का मतलब मिलती जुलती, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम। अगर 1 का 1 यहीं आता तो आइडेंटिकल कहते हैं, लेकिन 1 यहाँ नहीं है, लेकिन तीनों फ्लोरीन एटम फ्लोरीन है मतलब, तो ये हमने कहा कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर बन गई। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 120 डिग्री से रोटेट करा और रोटेट करने के बाद हमको लगभग सिमिलर या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल गई। इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी एक्सिस से रोटेट कर रहे हो और रोटेट करने के बाद आपको सिमिलर या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाए, इसका मतलब उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है उसका नोटेशन होता है CN। नोटेशन क्या होता है, CN। अब CN, अब यहाँ पर N का इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, N का। N बताएगा कि कितने डिग्री से आप रोटेट करके उस स्ट्रक्चर को सिमिलर लेके आ रहे हो, या सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें कि आप कितने डिग्री से रोटेट करो। भाई रोटेट तो हम कितने भी डिग्री से कर सकते हैं हमारी सुविधा के हिसाब से। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, इसलिए हमने BF3 ले लिया। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल होता, ये स्क्वायर प्लेनर होता कोई एग्जाम्पल, तो ये बीच में एक एटम हो गया, मान लो 1 2 3 4, मैं कोई मॉलिक्यूल नहीं रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ से मैंने एक्सिस लगाई। अब इसको आप 90 डिग्री रोटेट करते, तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होता है, ये ऐसे हो जाता, ये 1 यहाँ आ जाता, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री रोटेट होता। तो कहने का मतलब ये कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस लग रही है, तो जो एक्सिस का जो नंबरिंग होती है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पर N जो होता है वो होता है 360 डिग्री बाय थीटा। थीटा मतलब कितने डिग्री से रोटेट, मिनिमम ध्यान रखना, कितने मिनिमम डिग्री रोटेट करने से सिमिलर स्ट्रक्चर आपको मिल रही है। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा, इसको 90 डिग्री से रोटेट, सॉरी 120 डिग्री से रोटेट करा तो ये मिल गया। इसको जब आप दोबारा 120 डिग्री से रोटेट करते, तो यहाँ बना देता हूँ फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ पर दोबारा आप रोटेट करते तो ये 3 यहाँ आ जाता, तो ये हो गया 3, फिर ये आपके हो जाता 1, ये हो जाता 2। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। तो मिनिमम डिग्री से, अब आप देखो इसको अगर सीधे 120 डिग्री से रोटेट करते तो ये, सॉरी 120 तो यही है, और उसके बाद आपने वापस से 120 करा, तो
तो अगर मैं 240 से रोटेट करता तो ये आ जाता। तो कहने का मतलब है एंगल हमको मिनिमम लेना होता है। क्या लेना होता है? मिनिमम। तो यहाँ पर आपके जो n की वैल्यू है वो है 360 डिग्री बाय थीटा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो मैंने एक्सिस लगाई है इसमें ये कौन सी एक्सिस है, तो आप कैसे निकालोगे? n की वैल्यू 360 डिग्री बाय थीटा। आप कितने डिग्री से रोटेट कर रहे हो? आप 120 डिग्री से। तो ये आपने 120 डिग्री से रोटेट करा, डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये होगी C3, मतलब यहाँ कौन सी एक्सिस लगाई हमने? C3। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं कितने डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ? 90 डिग्री से। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री से अब आप रोटेट करोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाई 90। समझ आ रही बात? तो जब आप इसको 90 से रोटेट करोगे तो यहाँ पर ये आ गया 3, और जब आप इसको रोटेट करोगे तो देखो ये आ गया 4। तो ये यहाँ पर C4 प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है एक्सिस तो प्रेजेंट है, लेकिन कौन सी? C2, C3, C4, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। हालांकि सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, वरना एक बेसिक आइडिया आपको सफिशिएंट है। तो आपको समझ में आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। अब ये तो थे इनके मीनिंग जो मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझा दिया, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इमेजिन करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा टिपिकल पड़ता है। अब जो आपके एग्जाम में सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके जो सिमेट्री एलिमेंट पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्यूब पे। किस पे बनता है? क्यूब पे। घन जो होता है उस पे बनता है। अब देखिए घन तो आप आई थिंक समझते होंगे, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम क्रिस्टल क्लास पढ़ेंगे वहाँ पर और आ जाएगा। घन का मतलब ये होता है कि आपके 3D स्ट्रक्चर है। क्या है? 3D स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, उसमें लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तो वो एक क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूब। घन जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। और दूसरी बात ये है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये क्यूब है। क्या है? क्यूब। तो अगर मैं किसी पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैंने बेसिक ओरिजिन ले लिया, तो ये आपके एक एक्स एक्सिस मान लो, इसको मान लो वाई एक्सिस और इसको मान लो जेड एक्सिस। तो तीनों जो एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो तीनों बराबर है। जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्यूब की खासियत क्या होती है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब तीनों दिशा में जो लंबाई है वो बराबर है। और जो एंगल होते हैं इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इंटरफेशियल एंगल का मतलब जो दो फलक है उसके बीच में कोण क्या है। जैसे मान लीजिए कमरा है, अब ये दीवार और नीचे का फर्श, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल है। क्यों? क्योंकि ये सीधे हैं, ये क्या है? लंबवत है। जैसे ये कमरे की दीवार ऊपर की और ये फर्श 90 डिग्री है। अब कमरे की दीवार तिरछी थोड़ी ना होती है, सीधी होती है। तो एक इस दीवार को कहेंगे तो भी 90 डिग्री, अगर मैं वो वाली दीवार लूंगा तो ये भी फर्श क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और ये दोनों आपस में जो दीवार है, ये एक दीवार ऐसे है, ये दीवार और ये दीवार ऐसे है और ये दीवार ऐसे है, तो ये आपस में क्या होगा? 90। तो उसको कहते हैं इंटरफेशियल एंगल, फलक के बीच का कोण। तो क्यूब में खासियत क्या है कि तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों लेंथ बराबर है और जो तीनों एंगल है वो बराबर है, इंटरफेशियल एंगल। अब यहाँ पर क्यूब के लिए वो सिमेट्री एलिमेंट पूछता है। 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं सारे बता देता हूँ। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यूब की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्यूब में टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 23 लिखे हुए हैं। टोटल सिमेट्री एलिमेंट जो है क्यूब में वो कितने हैं? 23। कितने हैं? 23। इसके बाद वो बात करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो मैंने आपसे क्या कहा कि या तो ऑब्जेक्ट या बॉडी मॉलिक्यूल कुछ भी आप लो, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होगा या तो नहीं होगा। तो क्यूब की अगर आप बात करोगे तो इस कॉर्नर के अपोजिट में सेंटर कॉर्नर पे एटम है। मतलब ऐसे सारे कॉर्नर जो है, टोटल 8 कॉर्नर है, यहाँ पर आप देखोगे टोटल 8 कॉर्नर है और आठों के आठों क्या है? अपोजिट में कॉर्नर में एटम आ रहा है। तो वहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और कितनी होगी? 1। तो 23 में से कितने काउंट हो गए? 1 तो हमने गिन लिया। अब बात आती है प्लेन की। तो प्लेन की अगर हम बात करें तो टोटल प्लेन कितने होते हैं? 9। अब ये प्लेन 2 तरीके के हैं, रेक्टेंगुलर और डायगोनल। तो रेक्टेंगुलर और डायगोनल का मतलब क्या है कि अभी जो मैं आपको इमेजिन करा रहा था वो रेक्टेंगुलर था। जैसे मान लीजिए ये कमरा जो है ये एक क्यूब है, तो रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे? एक ऐसे जो दोनों को बराबर ऐसे डिवाइड करे, एक ऐसे, या फिर ऐसे जो ऐसे डिवाइड करे, या फिर ऐसे जो ऊपर नीचे डिवाइड करे। तो ये और ये तो क्या हो गए? रेक्टेंगुलर प्लेन हो गए। क्या हो गए? रेक्टेंगुलर प्लेन। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो ये वाला और ये वाला रेक्टेंगुलर प्लेन है, क्योंकि ये 2D है तो आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर मैं डायगोनल प्लेन की बात करूं तो ये जो है ये वाला
और ये वाला ये डायगोनल प्लेन है। तो अगर आप क्यूब में डायगोनल प्लेन की बात करोगे तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन तो कैसे जा रहा था, ऐसे। तो रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे कि जो क्यूब है उसमें कितनी सरफेस है, तो आप देखोगे 6 सरफेस है, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो आपके रेक्टेंगुलर प्लेन है वो दो अपोजिट जो फेज है उसके बीच में से जा रहा है यूं सीधा, वो रेक्टेंगुलर प्लेन कहला रहा है। तो दो फेज आमने सामने की होगी तो ये वाला, या सॉरी ये जो दो फेज है इसके लिए ये वाला, ये जो दो फेज है इसके लिए ये वाला, और एक ये वाला। तो कहने का मतलब ये कि जो रेक्टेंगुलर प्लेन है ये दो फेस को काटेगा। तो ये वाला जो है ऊपर नीचे वाली फेस को काट रहा है बीच में से, और सामने वाली भी कटेगी। तो कहने का मतलब है रेक्टेंगुलर ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना, 3 होगी रेक्टेंगुलर। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ऐसे होगा, 1 फिर 2 ऐसे तिरछे में, फिर जब ये वाली दीवार आ गई तो ये ऐसे और ये ऐसे, और फिर सामने वाली दीवार आ गई तो ऐसे और ऐसे। तो आप देखेंगे कि 1 2 ये हो गया इसके लिए, 1 2 ये हो गया इसके लिए, तो ये हो गया, ये हो गया, और ऊपर वाली जो बच गई वो एक ऐसे और एक ऐसे, टोटल आपके 6 हो गए। तो ये आपके 6 डायगोनल प्लेन हो गए। थोड़ा सा इमेजिनेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आप घर पे क्यूब लेना और इमेजिन करके ट्राई करना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एक्सिस पे। तो देखिए एक्सिस टोटल 13 दे रखी है। तो एक तो आपके हो गए सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन कितने हो गए 9, जिसमें से 3 रेक्टेंगुलर हो गए और 6 डायगोनल हो गए। अब देखिए इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि रेक्टेंगुलर कितने और डायगोनल कितने हैं, आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यूब में टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने हैं 23, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी है 1, प्लेन कितने हैं 9, एक्सिस कितनी है 13। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। तो प्लेन हमने कहा 9 है, 3 रेक्टेंगुलर और 6 डायगोनल। अब एक्सिस जो है टोटल 13 है। अब यहाँ पर 13 जो है उसको याद करने का तरीका क्या है, C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी प्रेजेंट है और C4 भी प्रेजेंट है। अब कितनी कितनी है तो आपको ध्यान रखना टोटल मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए। तो ये 2 है तो कितनी हो गई 6, 6 दूनी 12, ये 3 है तो कितनी होगी 4, 4 तिया 12, और ये 4 है तो कितनी होगी 3, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब है 6 4 10 और 3 13, ऐसे आप याद रख सकते हो। और अब ये एक्सिस लग कहाँ से रही है, तो देखिए जो C2 है वो लग रही है बिटवीन 2 एजेस। बिटवीन 2 एजेस का मतलब ये है कि जो क्यूब है, क्यूब की जो 2 एज है। अब एज क्या होती है, आप इसको देखो, ये कमरा है, कमरे में जो 2 दीवार के जो साइड में जो लाइन है उसको एज कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कमरा है, तो जैसे मान लीजिए ये 2D है, तो 2D में ये एज है, ये एज है, ये एज है। लेकिन अगर मैं 3D की बात करूँ तो जहाँ पर 2 दीवार जुड़ रही है, जैसे मैंने कहा ये 2 फेस जुड़ रही है तो ये एज हो गई, ये 2 फेस जुड़ रही है तो ये एज हो गई। तो यहाँ पर कमरे में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एज कितनी है, तो आप क्या देखोगे, अगर मैं यूं देखूं तो 1 2 3 और 4, 4 एज तो मुझे ऐसे दिख रही है, और 4 एज ऊपर है, 1 2 3 और 4, और 4 ही एज नीचे है। तो टोटल एज कितनी है 12, एक क्यूब में कितनी है 12। ये इमेजिनेशन का काम है, आप आराम से घर पे कमरे में इमेजिन करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो C2 है वो क्या लग रही है, बिटवीन 2 एजेस लग रही है। अब आपने क्या देखा, टोटल एज कितनी है 12, टोटल एज कितनी है 12। तो अब 12 एज जो है उन 2 अपोजिट एज के बीच में से C2 जा रही है। जैसे मान लीजिए कमरा है तो एक एज ये दीवार, ये वाली एज हो गई, ये दीवार के दोनों का जॉइंट, और एक एज ये हो गई। तो जो C2 लग रही है वो ऐसे लग रही है, यूं। समझ आ रही बात, इस टाइप से C2 लगेगी तो ये यूं रोटेट हो जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ इमेजिन करेंगे तो एक एज ये वाली है और एक एज ये वाली है, तो C2 लग रही है यहाँ से, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब 12 है तो 2 के साथ 2 से 1 बनेगी, 2 अपोजिट एज से 1, तो 12 से कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पर आपके C2 कितनी है 6। इससे एक चीज़ आपको और पता चल गई कि जो एज होती है क्यूब में वो कितनी होती है 12, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कोई मॉडल मिल जाए, कोई कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जिससे आपको इमेजिनेशन में आसानी हो जाए, वरना आप घर पे ट्राई करिए, ठीक है। C3 कितने हैं 4। अब C3 की हिंट क्या दे रखी है, बिटवीन 2 कॉर्नर। अब देखिए कॉर्नर जो है, हाँ ये मैं आपको अच्छे से इमेजिन करा सकता हूँ। देखिए आपको अगर इमेजिन करना हो क्यूब को, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे होती है, ऐसे, ये टेट्राहेड्रल होती है। इसको हम चतुष्फलकी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकी। चतुष्फलकी नाम क्यों पड़ा, 4 फलक। चतुष्फलकी को अगर हम शब्द को तोड़ें तो है 4 फलक। मतलब जब आप इस स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे, जब इसको पैक करेंगे, स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि 1 2 3, ये 3 पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक फलक बन गई, सरफेस बन गई, फेस बन गई। इधर से 2
और इधर से 3 और ये 4। तो 4 फेस की जो स्ट्रक्चर है इसलिए हम उसको टेट्राहेड्रल कह रहे हैं। तो अब टेट्राहेड्रल में और क्यूब में कनेक्शन होता है। क्या कनेक्शन होता है कि टेट्राहेड्रल को जब आप क्यूब के अंदर फिट करोगे तो ये जो एटम है ये एक कॉर्नर पे जाएगा, ये एक कॉर्नर पे और ये एक कॉर्नर पे और ये एक कॉर्नर पे। अब आप सोचोगे क्यूब के अंदर तो कितने कॉर्नर है, 8। तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉर्नर कवर करेगा वो क्यूब के, वो ऑल्टरनेट करेगा। ऑल्टरनेट का मतलब एक कॉर्नर कवर हो गया तो उसके जस्ट पास वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर मैं टेट्राहेड्रल फिट कर रहा हूँ तो अगर ये यहाँ पर है, इसको मैंने 1 कह दिया, तो ये यहाँ और यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा। इसको मैं 2 कह देता हूँ। यहाँ पर हो गया तो ये यहाँ नहीं होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, ये कहाँ होगा, यहाँ। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये तीसरा हो गया। और फिर ये यहाँ हो गया तो ये यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं सकता, और ये चौथा होगा। तो यहाँ पर ये आपके 4 हो गए। तो कहने का मतलब है एक टेट्राहेड्रल क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर को कवर करता है। तो अब अगर मैं टेट्राहेड्रल में अगर C3 इमेजिन करूं तो C3 कैसे इमेजिन हो जाएगी कि ये आपके टेट्राहेड्रल चतुष्फलक के, तो ये C3 है, तो ये C3 है, तो ये जो तीनों हैं ये 120 डिग्री पे रोटेट, तो ये तो अपनी जगह रोटेट करेगा, और ये तीनों जो हैं अपनी डिग्री पे रोटेट करोगे, आप इसको रोटेट करोगे तो ये तो अपनी जगह है, और ये तीनों क्या होंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर। तो आपने क्या देखा कि 2 अपोजिट जो कॉर्नर है उससे एक एक्सिस निकल रही है। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, तो कितनी हो गई, 4। तो आप देखोगे एजेस 12 हैं तो 6 उसकी आधी, कॉर्नर कितने हैं, 8, कॉर्नर कितने, 8 उसकी आधी 4। अब आप देखोगे C4 कितनी है, 3। तो C4 जो 3 है वो है बिटवीन 2 फेसेस। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि ये एक क्यूब की फेस है, तो इसको जब मैं ऐसे एक्सिस लगाऊंगा तो ये क्या है, 90 डिग्री पे रोटेट कर जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल इसको इमेजिन करोगे तो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी। तो ये केवल एक फेज है क्यूब की। तो क्यूब में कितनी फेज है, टोटल 6 फेज है, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फेज है और इसके पीछे भी एक फेज होगी। डाइस की अगर हम बात करें लूडो के डाइस की तो 6 फेज होती है, वहाँ पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो ये आपके 2 फेज से एक एक्सिस जा रही है। तो टोटल फेज कितनी है, 6। टोटल फेज कितनी है, 6। तो 2 फेज से एक एक्सिस जा रही है तो टोटल कितनी होगी, 3। तो ये आपकी होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बात करें अगर क्यूब की, तो क्यूब में टोटल 23 सिमेट्री एलिमेंट हैं, जिसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, 9 प्लेन है और आपके 13 एक्सिस है। वो इतनी डिटेल में नहीं पूछेगा कि प्लेन कहाँ से लग रहा है, एक्सिस कहाँ से लग रही है, केवल वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सेंटर ऑफ क्यूब में टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितने हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने। तो ये मैंने आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्यूब के अंदर क्या सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।